बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के इस छोटे से वीडियो में हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि हम लोग डिस्क डिफ्यूजन मेथड पे एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए मुलर हेंटन एगर को क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मुलर हेंटन एगर को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, फिर मैं आपको इसका कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा और फिर हर इंग्रेडिएंट का फंक्शन बताऊंगा। उसके बाद हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे जिन रीजंस की वजह से इसको रिकमेंड किया गया है एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। मैं थोड़ा सा करीब लेकर आता हूँ। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मुलर हेंटन एगार दिखने में इस तरह नज़र आता है। ये आप देखें, इस पर डिस्क लगे हुए हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं कि मुलर और हेंटन ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1941 में पहली दफ़ा इस मीडिया को डेवलप किया, लेकिन उन्होंने इसको एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए डेवलप नहीं किया था। उन्होंने नाइसीरिया जो एक बैक्टीरिया है उसकी आइसोलेशन के लिए इसको डेवलप किया था। लेकिन बाद में यूकास्ट यानी कि यूरोपियन यूनियन कमेटी फॉर एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग और CLSI क्लिनिकल लेबोरेटरी एंड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है, इन दोनों ने एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड के लिए ब्रॉडली मुलर हेंटन एगार को रिकमेंड किया। अब हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। मुलर हेंटन एगर में एक जो है बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें एसिड हाइड्रोलाइसेट ऑफ कैसीन होता है। तीसरा इसमें स्टार्च होता है और चौथा इसमें एगार होता है, ठीक है। बीफ एक्सट्रैक्ट और एसिड हाइड्रोलाइसेट ऑफ कैसीन्स जो है ये बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से नाइट्रोजनस बेसिस है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, सल्फर है, विटामिन है, अमाइनो एसिड है, कार्बन है और इसके अलावा जो दूसरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च क्या करता है कि स्टार्च जो है वो जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड होते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो स्टार्च उनको एब्जॉर्ब करता है ताकि उनका जो इफेक्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ पे उस इफेक्ट को कम करे, यानी नेगेटिव इफेक्ट जो उसका बनता है, क्योंकि दे आर टॉक्सिन तो उसके बैक्टीरिया के ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा स्टार्च की हाइड्रोलिसिस भी होती है, तो इससे आगे डेक्सट्रोज बनता है और डेक्सट्रोज जो है वो स्टार्च के मुकाबले में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो बैक्टीरिया इसको एनर्जी के तौर पे भी यूज़ करती है। इसके बाद नंबर आता है एगार का। हमें पता है कि एगार की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सिर्फ इसका काम ये है कि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ये बैक्टीरिया को सॉलिडिफाई करता है और सॉलिड सरफेस में कन्वर्ट करता है। तो ये चार इंग्रेडिएंट थे और ये इनका फंक्शन था। अब आते हैं जनाब उन रीजंस की तरफ जिन रीज़न की वजह से इसको रिकमेंड किया गया है डिस्क डिफ्यूजन मेथड पे अगेन AST के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सारे बैक्टीरिया के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये सिर्फ नॉन फेस्टिजियस एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए रिकमेंडेड है। जो स्ट्रिक्ट एनारोब है या जो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड लविंग बैक्टीरिया जो है, कैप्नोफाइल्स जो है, ये उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि उनके लिए तो डिस्क डिफ्यूजन मेथड भी रिकमेंडेड नहीं है। बहरहाल वो अदर टॉपिक है, हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो पहला रीज़न जो है वो ये है कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि अगर आप एक ही एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट को बार बार रिपीट करते हैं मुलर हेंटन एगार पे, तो आपको बार बार वही रिजल्ट मिलते हैं। तो इसकी बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है दूसरे मीडिया के मुकाबले में। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि 3 ऐसे एंटीबायोटिक हैं जैसे सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और ट्राइमिथोप्रिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक जो है इनकी एक्टिविटी के साथ कुछ ऐसे केमिकल है जो मीडिया में मौजूद होते हैं और वो उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, टाइमडीन है, थायामीन है जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जो हमें हर मीडिया में चाहिए होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो मुलर हेंटन एगार में थायामीन, थायामाइडीन और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के लेवल को इस हद तक कम रखा गया है कि ये सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रिन और टेट्रासाइक्लिन की जो एक्टिविटी है उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हमें जो जोन मिलते हैं वो जोन ट्रू जोन होते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो ये है
कि इसको लूज एगार कहते हैं। लूज एगार का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक, चूंकि हम डिस्क के फॉर्म में एंटीबायोटिक लगाते हैं, वो डिस्क इम्प्रेग्नेटेड होते हैं ना, उसमें एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में उसको सोक किया होता है। तो जब एंटीबायोटिक डिफ्यूज़ होता है तो ये लूज एगार है, इसमें जो एंटीबायोटिक की डिफ्यूजन है वो दूसरे मीडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी तरह होती है, जिसकी वजह से हमें जो जोन मिलते हैं वो ट्रू जोन होते हैं। उस पे डिफ्यूजन, उस पे क्या नाम है, मीडिया के टेक्सचर्स का उसकी डिफ्यूजन पे कोई असर नहीं होता। उस पे आराम से इस मीडिया में मुलर हेंटन एगर में आराम से जो है एंटीबायोटिक डिफ्यूज़ हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू अदर मीडिया। एक और रीज़न है वो ये है कि ये तकरीबन नॉन फेस्टिडियस एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब जितने भी बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टार्च जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टार्च का काम ये है कि एक तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरे जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं तो स्टार्च उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मुलर हेंटन एगर है, इस पे इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हुई है तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस और बहुत सारे सालों का डेटा है, जिसके बेस पे हमने इसको अप्रूव किया है या रिकमेंड किया है। तो हम उस एक्सपीरियंस और उस डेटा को ज़ाया क्यों करें जब हमारा सारा टेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मुलर हेंटन को किसी और पे रिप्लेस करें। तो ये वो रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से मुलर हेंटन एगार को रिकमेंड किया है यूकास्ट और CLSI ने फॉर डिस डिफ्यूजन मेथड फॉर नॉन फेस्टिडियस एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चैनल देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।